हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे जी20 के हवाले से, क्योंकि ये वो साल है 2023 जिसमें इंडिया इसको जी20 को होस्ट कर रहा है। मुख्तलिफ मीटिंग्स होनी है, जिसमें से एक मुख्तलिफ कंट्रीज़ के यानी 40 कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर और उनके डेलीगेशंस न्यू दिल्ली में मौजूद हैं और मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर बातें हो रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस रहा है वो रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर है। एंथनी ब्लिंकन एंड सरगेई लारोव के बीच में मतलब काफ़ी गर्मा गर्मी रही है। क्या हो सकता है, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि शायद जो जी20 जिस मकसद के लिए मतलब होस्ट कर रहा है इंडिया, तो उससे हटकर और चीज़ों के ऊपर बात हुई। वाकई ऐसा है या कुछ और, इस पे बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम यूएस डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब को आप यकीनन यूट्यूब के ऊपर देखते होंगे। अपना एक शो करते हैं खानवर्सेशन के नाम से, और जियो पॉलिटिक्स के हवाले से जो चीज़ें होती हैं उस पर अपनी आरा से अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे दे रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच फ़खर साहब। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपके टाइम के लिए। डॉक्टर साहब, जी20 एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है क्योंकि दुनिया की 20 बड़ी ताकतें वहाँ पर बैठती हैं, और ये साल है इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। अभी न्यू दिल्ली में नो डाउट 40 कंट्रीज के जो डेलीगेट्स आए हुए हैं और उनका वहाँ पे इकट्ठा बैठना और बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बातें हुई हैं। टेररिज्म के ऊपर हुई, इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज। लेकिन सबसे ज़्यादा सुनने में ये खबरें आ रही है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर अमेरिका ने काफ़ी ले दे की है। तो डू यू थिंक कि जो फोरम इंडिया उसको होस्ट कर रहा है, तो अमेरिका को या रशिया को या यूरोप को यह हक हासिल है कि उसके ऊपर इस तरह की चीजें करे, या ये नॉर्मल है? देखिए, मतलब इंडिया प्रेसिडेंसी जो होस्ट कर रहा है उसका एक एडवांटेज ये है कि यू गेट टू स्ट्रक्चर द मीटिंग्स, और सबसे इम्पोर्टेंटली यू स्ट्रक्चर द एजेंडा। और मुझे लगता है कि अगर आप देखें कि फाइनेंस मिनिस्टर्स का जो जो मीटिंग हुआ था, उसको उस पे तो इंडिया ट्राइड वेरी हार्ड टू कीप यूक्रेन आउट ऑफ इट। इस हद तक के इंडिया ने यूक्रेन वॉर का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जो एड्रेस दिया उसमें उन्होंने यूक्रेन का जिक्र भी नहीं किया। तो इंडिया के जो एजेंडा प्रेफरेंसेस है वो साफ क्लियर हैं कि इट वाज नॉट यूक्रेन रशिया वॉर। लेकिन एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर की इवेंट थी उस पे दे वर एबल टू मेक सम प्रोग्रेस ऑन अदर इश्यूज। जैसा कि दे आर ट्राइंग टू अचीव क्रिएट ए फंड कॉल $100 बिलियन का एक फंड क्रिएट करना चाह रहे हैं जो मुल्कों को, खासतौर से ग्लोबल साउथ के ममालिकों को जो एनवायरमेंटल क्राइसिस होती है, जैसा कि आपके पास फ्लड्स आए, बिल्कुल। उस तरह के कंट्रीज को हेल्प करने के लिए। दूसरी, दे मेड सम प्रोग्रेस ऑन मल्टीलैटरल बैंक्स को रिस्ट्रक्चर करने, और इस बात का मतलब इस एक गुफ्तगू हो रही है कि जो मुल्क डेट क्राइसिस में फंसे हुए हैं, जैसा पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश भी करंटली हैज अ डेट इशू। आईएमएफ को आना पड़ा बांग्लादेश भी। तो इट इज वो चाह रहे हैं कि कुछ तरह से जरा स्टैंडर्ड्स में कुछ लीनियंसी लेकर आए रिस्ट्रक्चरिंग में, ताकि रिकग्नाइज करें कि कि हर वक्त उस मुल्क का कसूर नहीं है इफ इट गेट्स इनटू अ डेट ट्रैप। इट इज नॉट नेसेसरी कि इट्स बैड गवर्नेंस और करप्शन। कोविड के वजह से भी हो सकता है, और फिर इराक, ये जो यूक्रेन की वॉर की वजह से भी जो बिल्कुल। सप्लाई चेन्स डिस्टरप्ट हो गए हैं और इन्फ्लेशन बढ़ गया है, दैट हैज आल्सो कॉज ए ह्यूज इकोनॉमिक लॉस फॉर मेनी कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ, राइट? तो उसका वो बिल्कुल। तवज्जो कर सके। लेकिन फाइनेंस फॉरेन अफेयर्स में तो जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो समिट है उसमें तो वो अवॉइड ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि आने से पहले ही कई G7 के कंट्रीज were focusing on the agenda of Russia, Ukraine, इंडिया, मतलब अमेरिका के ब्लिंकन वगैरह, ये सारी के सारे जो डोमेस्टिक जाने से पहले जो बयानात होते हैं और जो मीडिया कवरेज होता है, उसमें तो बस यही वेस्ट का एजेंडा था कि टू गो एंड यूज G20 टू फोकस ऑन दो तीन चीज़ें। एक, टू
to explain कि रशिया और रशिया alone is responsible for this बिल्कुल। war, दूसरा जी, कि रशिया को सारे मुल्कों को कंडेम करना चाहिए, और रशिया से जो ट्रेड हो रहा है उसे ख़त्म करें और रशिया के ऊपर सैंक्शंस मज़ीद लगाना चाहिए। एजेंडा जी, तो वाज़ टू पुट मोर सैंक्शंस ऑन रशिया। तो ये एजेंडा से आए थे वेस्टर्न कंट्रीज़, और अगर आप सारा का सारा रोस्टर देखें, उनके सारे बयानात आर जी, वेरी सिमिलर। अगर आप जी, कनाडा को ले लें, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे मुल्कों बिल्कुल। का यही एजेंडा रहा है। एंड इंडिया ऑब्वियसली वाज़ ट्राइंग टू मेक श्योर। व्हाट वाज़ आल्सो इंटरेस्टिंग इज़ के आपने वो गाना सुना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना? बिल्कुल सुना, एग्ज़ैक्टली। हाँ, हाँ। तो वो चाइना को टारगेट कर रहे थे वर्बली, बट इशारा इंडिया की तरफ भी था ओके, on Russia support. So right now the West is सही। not willing to come out and say, okay, India, please do this or we will sanction you. जिस तरह वो चाइना को धमकियां दे रहे हैं ना। और देखिए, चाइना इज मच बिगर इकोनॉमी देन इंडिया। चाइना के साथ ज्यादा ट्रेड, फॉर एग्जांपल अगर आप 2022 ले ले तो अमेरिका और चाइना का जो ट्रेड था वो $700 बिलियन के करीब है, $690 बिलियन। बिल्कुल। और इंडिया और यूएस का जो ट्रेड हुआ है 2020 वो 120 है, 119, हुँ, राइट। तो 500 बिलियन ज्यादा ट्रेड किया है अमेरिका और चाइना। तो अमेरिका जब चाइना को थ्रेटन कर सकता है with economic sanctions, हुँ, so India is not a more difficult target. So was that is the unstated, मतलब वो ओके, unstated है वो। But because they see India as ally and China या से अब चीजें खत्म हो गई ना कि China plus India is an ally against China, तो वो या चाह रहे हैं कि India should also get the signal कि भाई the West is very motivated, the West is very united. uh, अगर आप देखें 2/3 ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया में 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज नॉट प्लेइंग बॉल विद द वेस्ट ऑन दिस इशू। सिर्फ 30-35 मुल्कों ने जो है सो सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर, जी, बाकी मुल्कों ने नहीं लगाए। और पब्लिक ओपिनियन पोल्स अगर आप लेंगे तो इन मुल्कों में, स्पेशली ग्लोबल साउथ में, दे सीम टू बी मोर सिंपैथेटिक टू रशिया देन दे आर टू द वेस्ट। तो अगर ओके, आप पब्लिक से पूछे कि आपके क्या ख्यालात है टुवर्ड दिस वॉर, वो कह रहे हैं कि रशिया को जंग नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद फिर वो अमेरिका और हुँ, वेस्ट को लथाड़ देते हैं कि अमेरिका और वेस्ट इसे पब्लिक, सिवाय अमेरिकन के सारी दुनिया ये कहती है कि वेस्ट और नेटो ने ढकेला है रशिया को एंड फोर्स रशिया टू बिल्कुल, टू गो इनटू द वॉर, राइट। तो इन दैट सेंस द वेस्ट इज आल्सो वरीड कि एक तो एक इंटरनेशनल सपोर्ट, वो इतनी कोशिशों के बाद भी दे हैव नॉट सक्सीडेड, जैसा जयशंकर साहब कहते हैं, मेकिंग यूरोप्स प्रॉब्लम्स द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। या दे हैव नॉट बिल्कुल, सक्सीडेड इन डूइंग दैट, द वर्ल्ड या डजंट थिंक दैट दिस इज देयर प्रॉब्लम। लेकिन दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि द वेस्ट इज आल्सो अफ्रेड कि उनके पब्लिक्स में भी अब वॉर फिटिंग आने लगा है कि कब तक भैया हुँ, आप पैसे देते रहेंगे, यू नो। और हर मुल्क में, वेस्ट के हर मुल्क में क्रिटिक की लॉबीज भी है जो जंग या के खिलाफ है, इतनी इस हद तक सपोर्ट। अब अमेरिकन पब्लिक को समझ में आ रहा लगा है कि ये जंग की longevity is partly because of the funds that we are giving। हमारे वजह से जंग लंबी चल रही है, और अमेरिका के वेपन्स और अमेरिका का सपोर्ट की वजह से यूक्रेन इज नॉट कंसिडरिंग एनी ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट टू डिफीट। हुँ, जेलेंस्की तो समझ रहे हैं कि मैं बस फोन उठाता हूं तो मुझे जो चाहे वो मिल रहा है, और दबाव डाल रहे बिल्कुल, हैं, वैक्सीन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, राइट। आई मीन, ये छोटा सा मुल्क, उसको उसने जितने पैसे खर्च किए हैं उसके डिफेंस, एग्ज़ैक्ट तकरीबन 120-130 बिलियन डॉलर एक साल बिल्कुल, में, उसकी हैसियत थोड़ी है उतनी ऑन इट्स बिल्कुल ओन। ठीक, तो ही इज गेटिंग वॉट एवर ही वॉन्ट्स, सो ही थिंक्स के ओके आई वॉन्ट क्रेमलिन बैक, मैं ये भी करूंगा, क्राइमिया बैक, मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। सो एंड ऑल ऑफ दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर बाय द वेस्टर्न कंट्रीज। और आप इसमें देखें ये जो, और दूसरी इंटरेस्टिंग चीजें जो जी, एक्सपोज हो रही हैं कि वेस्ट की जो मिलिट्री, जैसा कि रशिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी का खोखलापन जाहिर हो गया।
या मतलब व्हाई डज इंडिया वांट टू बाय रशिया की एयरफोर्स? कहाँ है रशिया की एयरफोर्स? व्हाट इज इट डूइंग? हम्म, कुछ भी नहीं किया। एयर डोमिनेशन अभी तक हासिल नहीं हुआ रशिया को, अमेरिका यूक्रेन की हुआ। अगर इतने या जबरदस्त उनके जेट फाइटर्स हैं, फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, देन दे शुड हैव बीन डोमिनेटिंग द स्काईज ऑफ यूक्रेन। दे आर नॉट। या वो छू भी नहीं रहे हैं ना। आपको कब कितने बार सुनाई दिया अटैक्स जमीन की फौज? बिल्कुल। हाँ, वो भी अनट्रेन्ड या बच्चे जा रहे हैं, मर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो मिसाइल्स, ओकेजनली एक आध हाइपरसोनिक मिसाइल, फिर ईरानियन ड्रोन्स, यही सुनने में आ रहा है जो हथियार सर बेचते हैं। वेयर इज ये इंडिया? और एक बिल्कुल जी। कर लूं, और जो ये जो टैंकों की बात शुरू हुई थी, आपको याद है 2-3 हफ्ते पहले फाइनली जी। जर्मनी हैज अग्रीड। अब पता लगता है कि इनके पास टैंक ऐसे नहीं है कि जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो वेस्टर्न हम्म, यूरोपियन मुल्कों ने नेटो को बेवकूफ बना के रखा है, खिलौने के खोखले टैंके रखा है, और उसको बता रहे कि यार वी हैव 50 टैंक्स, 100 टैंक्स, 200 टैंक्स, नेटो हैज 5000 टैंक्स। इस तरह का वो हम्म, पेपर जमा खर्च पेपर पे हो रहा है, लेकिन रियलिटी में दोस टैंक्स आर नॉट बैटल रेडी। वो तो डिफेंस जो सेक्रेटरी है बर्तानिया के, वो खुद पब्लिक में कह दिया कि दीज टैंक्स आर नॉट बैटल रेडी। और जो टैंक ओके। अमेरिका ने और प्रॉमिस किए हैं, हम्म। वो तो अभी बनना भी शुरू नहीं हुए। ओह माय गॉड। ये बिल्कुल चीज़ सही। हो रही है कि इनकी जो बैटल रेडीनेस है यूरोप की, वो खत्म हो रही है, क्योंकि वो सारे अपने ओके। हथियार दे दिए हैं यूक्रेन को इस्तेमाल करने। सो इन इन मेनी वेज रशिया इज एक्चुअली फाइटिंग द वेस्ट, यस। यूरोप, और बिल्कुल। इट इज एग्जॉस्टिंग देयर रिसोर्सेज। तो ये वेस्ट परेशान हो रहा है कि अगर और मजीद जंग चलेगी तो हमारी इकोनॉमी पे भी असर होगा, और हमारी बैटल रेडीनेस पे भी, और कैपेबिलिटीज को रिकवर करने बहुत मुश्किल हो जाएगी उनको। So they want this to end, and they want to put pressure on everybody who's supporting Russia to end this. बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक चीज़ और आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी की ये बात कर रहे हैं कि दुनिया की जो बड़ी-बड़ी ताकतें हैं या जो बड़े-बड़े इदारे हैं जिसमें गालिबन उनका इशारा है यूनाइटेड नेशन या बाकी इस तरह के फोरम्स की तरफ, कि वो जो दुनिया के बड़े डिस्प्यूट्स हैं उसमें उनका रोल मतलब वो फेल हुए हैं। तो सर ये कौन फिर करेगा कि यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, उसका नुकसान पूरी दुनिया में फ़ील हो रहा है। आप यूएस में बैठे हैं, आपको भी उसका अंदाज़ा हो रहा है, पाकिस्तान में बैठा हूँ, मुझे भी हो रहा है, यूरोप में अगर कोई है, उनको भी हो रहा है। पूरी दुनिया में लोग उसका मतलब वो फ़ील कर रहे हैं कि यार वाक़ई उसकी वज़ह से कितना लॉस हो रहा है। तो हम अगर इस तरह के डिस्प्यूट्स को नहीं वो कर सकते, तो इसका मतलब है, और आप जिस तरीके से नाटो की बात कर रहे हैं कि वो भी एक पेपर के ऊपर बना हुआ एक वो है कि दुनिया को डराने के लिए बनाया गया है, अंदर उसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, मतलब नेटो हैज ऑपरेटेड इन अफगानिस्तान 20 साल, क्या कर लिया? बिल्कुल। या राइट, तालिबान वापस आ गए, बिल्कुल। लड़कियां बंद हो गए, घर चली गई। व्हाट हैज नेटो अचीव्ड? देखिए, मतलब ये जो स्टेटमेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इशू किया, सेइंग के ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हैव फेल्ड, या मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, व्हेन डिड इट सक्सीड? जबरदस्त। या हाँ, एग्री। बिल्कुल ठीक। इंडिया कश्मीर के मसले पे कोई हल किया? नो। नहीं। नो। इंडिया के मसाइल ले लें, लैग के साथ कुछ किया उन्होंने इंडिया नो। चाइना के मसले पे? नहीं। फ़लस्तीन का मसला ले लें, कुछ किया? नो। नहीं। नगोर्नो कराबाख का मसला ले लें, कुछ नो। किया? कुछ भी नहीं। नहीं। तो कौन से मसले रिज़ॉल्व हुए हैं यूएन के थ्रू और यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू? इराक का नहीं किया उन्होंने। इराक का हमारे सामने एग्जाम्पल है। इराक को तो उन्होंने मतलब, तो इराक का जो इन्वेजन था, इट वाज़ नॉट सैंक्शन्ड बाय द यूएन। या मतलब इट वाज़ बेसिकली कोलिशन ऑफ द विलिंग नाम का एक लफ्ज़ क्रिएट किए थे ना, कि बिल्कुल। अमेरिका हैड अ कोलिशन ऑफ द विलिंग व्हिच वेंट देयर। बेसिकली बर्तानिया और इंग्लैंड, यूएस का ऑपरेशन, उसमें फ्रांस भी इन्वॉल्व नहीं था, तुर्की भी इन्वॉल्व नहीं था, ये नेटो पार्टनर्स हैं, बट दे बिल्कुल। डिड नॉट प्ले ए बॉल। सो द अजम्पशन के द मतलब यहाँ पे एक प्रोफेसर हैं, जॉन मियरशाइमर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पढ़ाते हैं, ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट रियलिस्ट वॉइस। तो उन्होंने, वो कह रहे हैं कि ये बेकार इदारे हैं जो, सी देखिए, अगर आप मुझसे पूछें कि यूएन को रखना चाहिए, आई विल से यस। क्या यूएन हैज अचीव लॉट्स ऑफ थिंग्स? फॉर एग्जांपल पोलियो के ले लें आप, चिकन पॉक्स वगैरह दूसरी हम्म, बीमारियां उन्हें खत्म कर दिए। सो नॉन सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, जो जिसका दैट वाज नॉट द बिल्कुल। प्राइमरी, दे हैव डन वेरी वेल। या women's education, gender वगैरह।
वो सारी चीजें, सो एज एन एड एजेंसी, एज एन इंटरनेशनल एड एजेंसी, यूएन हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। लेकिन जो यूएन का जो सबसे पावरफुल आर्म है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वो तो अटर फेलियर है। The only times the UN Security Council succeeds is when US interests are at stake. एक सेकंड रुक सकते हैं फखर साहब? जी प्लीज। जी, इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे और अभी आगे जाके वो अपनी बात को बढ़ाएंगे। जो हम कर रहे हैं कि G20 के हवाले से और G20 के साथ साथ हमारी बात हो रही है किस चीज़ के ऊपर, यूनाइटेड नेशन या इस तरह के जो फोरम्स होते हैं उनके रोल्स के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं। तो उस हवाले से वो बताएंगे, और स्पेशली जो G20 की प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास, उसकी बड़ी एक इम्पोर्टेंस है, नो डाउट अबाउट इट। तो इस हवाले से हम बात करें। डॉक्टर साहब आप अपनी बात को कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सिर्फ उस सूरत हाल में, जिस सूरत हाल में अमेरिका के वाइटल इंटरेस्ट आर एट स्टेक, या एंड जो दूसरे सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स है रशिया और चाइना, अगर उनसे इख्तिलाफ नहीं है, ओनली उस सूरत में द यूएन है सक्सेसफुल। राइट बिकॉज अमेरिका खुद करता है चीजें यूएन का झंडा लेकर, बस लेजिटिमाइजेशन, राइट? एग्जैक्टली यूएन एग्जैक्टली लेजिटिमाइज कर देता है उसके इंटरेस्ट, एंड बिकॉज दे आर नॉट कन्फ्लिक्टिंग विद चाइना, और पहले यूएसएसआर फिर बाद में रशिया, इट इज बीन वेरी सक्सेसफुल। बट जितने मेजर मसाइल हैं सिक्योरिटी को लेकर, वहां पे तो कलेक्टिव सिक्योरिटी हैज फेल्ड। और अभी भी आप देख सकते हैं, मतलब ये जो फ्रैटली आइलैंड्स का मसला है ईस्ट एशिया में, चाइना को लेकर बॉर्डर इश्यूज, none of them have been successfully resolved by Ukraine. But there are राइट other issues, जो आप पावर्टी एलिविएशन वगैरह की बात करें, तो वर्ल्ड बैंक हैज प्लेड अ वेरी गुड रोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में, मदद करने में। दुनिया में आपको हजारों प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो पिछले 70 साल में वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है, या वेस्टर्न ममालिकों। और ये जो वर्ल्ड बैंक वगैरह है, इसमें थोड़ा बहुत ग्लोबल साउथ का कंट्रीब्यूशन है, बट मेजर डोनर्स आर फ्रॉम द ग्लोबल नॉर्थ ही ना। जी कई प्रोजेक्ट्स हुए हैं, सो यू कैन से कि ग्लोबल गवर्नेंस हैज सक्सीडेड in the areas of some economic development, some poverty reduction, global health के मसाइल पर भी काफी it has been successful to some extent, राइट but on security issues it has failed. So I wanted to qualify that statement कि global governance पूरी तरह से फेल नहीं हुआ। और ये जो जी कह रहे हैं कि ओके, इंडिया की जो शिकायत है बेसिकली ये है कि भाई हमको सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप नहीं बनाए, हमको वीटो नहीं दिया। उससे कुछ मसाइल हल होने वाले नहीं है। इनफैक्ट इंडिया भी ऑन सम इश्यूज नाउ विल बी यूजिंग वीटो। तो it will be more of, it is not an empowering thing for the UN. It will just add more possible restrictions to UN action, because जितने आप ज्यादा मुल्कों को वीटो देंगे उतने ज्यादा चीजें रुक सकती हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा इंडिया जी सारा उधर है, बट टू से कि G20 एंड SCO और ऑल्टरनेटिव्स, बट ये भी तो ग्लोबल गवर्नेंस के ही एलिमेंट में आ जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज आप भी बात कर रहे हो और हम सुन भी रहे हैं, देख रहे हैं जी कि जिस तरीके से यूएस चाहता है कि किसी तरीके से इंडिया अवॉइड करे रशिया को, मतलब वेपन्स के हवाले से उन्होंने कहा कि ठीक है आप 60 ईयर्स से अगर उनसे ले रहे हैं तो यकीनन ये कोई हफ्ता 10 दिनों में या महीने में ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी वो सिग्नलिंग कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो क्या डू यू थिंक कि वो मतलब जिस तरीके से वो थ्रेट करता है चाइना को, क्वाड बना हुआ है, उसके ऊपर भी हम आते हैं, क्वाड बना हुआ और वो कहते हैं कि हमने सर्कल करना है चाइना को, तो इसी तरह की कोई चीज़ कल को इंडिया के साथ भी वो कर सकते हैं कि या ऐसी मुमकिन नहीं है? देखिए, इंडिया की 75th बर्थडे अभी गई, जी तोहफतन दे देते 5 F-35।
Here, India, congratulations for being a democracy, the world's biggest democracy. Celebrate your 75 years. Here's five F-35 आपको हम दे रहे हैं as a gift. That would have changed the whole thing, ना? हुँ, अमेरिका कह रहा है पहले आप रशिया को छोड़ो फिर बाद में बात करेंगे हम आपको क्या टेक्नोलॉजी देंगे. ओके। I mean that is not a. I would not take that deal seriously, ना. अगर आप मुझे कह रहे हैं मुख्तदर साहब आप अपनी गाड़ी बेच दें फिर देन विल डिस्कस कि मैं मतलब मैं तो पैदल हो जाऊंगा फिर बस में जाऊंगा. हाउ विल आई डू. आप बताएं आप क्या व्हाट यू वांट टू ऑफर फिर उसके बाद मैं फिर बाद में बेचूंगा. यू सी जी, सो जो बिल्कुल। डिस्कशंस हो रहे हैं लेकिन द यूएस का जो 2023 का डिफेंस बजट है उसमें ये आइटम के लिए पैसे एलोकेट किए गए टू डू स्टडीज टू फाइंड आउट हाउ इंडिया कैन बी वीन्ड ऑफ रशियाज. पहले तो खाली वेपन्स पे डिपेंडेंस था अब तो एनर्जी पे डिपेंडेंस हो गया. जी, बिल्कुल। देखिए जो इंडिया के जो सबसे बड़े सप्लायर्स थे तेल के वो इराक सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स थे. अब वो सब जी, नीचे हो गए हैं. रशिया इज नाउ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ एनर्जी क्रूड ऑयल टू इंडिया. जी, सो अब तो इंडिया मतलब दे आर एक्चुअली रिकग्नाइजिंग मेरे ख्याल से ओलफ शूल्स ने कहा था कि वन ऑफ द गोल्स ऑफ हिज ट्रिप वाज टू find ways to wean India off its dependence on Russian weapons and energy ऐड किए हैं कि अब इंडिया अब उनके एनर्जी पे डिपेंड कर. इंडिया महंगी क्यों खरीदेगी सऊदी अरब से जब उनको सस्ते में हुँ, हुँ। रशिया से मिल रहा है. और अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगे रहते ना मजीद जंग खत्म अगर हो भी गई इस साल तो इंडिया विल कंटिन्यू टू बाय ऑन डिस्काउंट. राइट। अच्छा सर, एक इसी से रिलेटेड क्वाड की एक मतलब क्वाड की भी मीटिंग हुई और वहाँ पे मुख्तलिफ बातें हुई, चाइना के हवाले से भी बात की, काउंटर टेररिज्म की बात की गई और वहाँ पे 26/11 की बात हुई और पठानकोट और मुख्तलिफ चीज़ों की बातें हुई. तो हालांकि हम ये सुनते हैं कि जी क्वाड बना बेसिकली चाइना को सर्कल करने के लिए, ना कि पाकिस्तान के लिए. लेकिन इस तरह की चीज़ें तो बाकायदा एक जॉइंट स्टेटमेंट में ज़िक्र आया. तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तो ये नहीं है कि पाकिस्तान एक्सक्लूडेड है. जो पाकिस्तान इसका मतलब है बातें करता है कि भई हम अपने आप को अगर न्यूक्लियर पावर रखते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं तो हमें डर लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है. तो ये सही है या फिर वैसे ही है? देखिए इट इट डिपेंड्स कि अगर आप वो चार मुल्कों को ले लें जी. the reason why those countries are important is because they are all democracies. या. ठीक है. और अमेरिका के अलावा सिर्फ इंडिया इज द न्यूक्लियर पावर इन द फोर जो क्वाड में है. राइट. और दे आर ऑल नॉट फ्रेंडली विद चाइना या. बिल्कुल. बट वाइल जापान और ऑस्ट्रेलिया में तो चाइना के साथ बाकायदा हॉस्टिलिटीज है या. और यूएस और चाइना के ताल्लुकात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं एटलीस्ट रिटोरिकली. जी. तो मैं दोबारा कहूंगा कि 2022 वाज द बेस्ट ट्रेडिंग ईयर बिटवीन यूएस एंड चाइना एवर. इससे बेहतर ट्रेडिंग हुई नहीं कभी भी. 690. ओके. हाँ दिस इज बिकॉज ऑफ कोविड ये वो जो बातें हो रही थी ना चाइना की इकोनॉमी खत्म हो गई ये हो गई कुछ नहीं. इट इज द बेस्ट. अमेरिका के एक्सपोर्ट्स टू चाइना जो तकरीबन $150 बिलियन थे दैट वाज द हाईएस्ट एवर. या. और टोटल ट्रेड वाज आल्सो हाईएस्ट एवर. डेफिसिट भी शायद हाईएस्ट एवर है यूएस का जी. with regards to China trade deficit. उसके बावजूद there is this talk of global geopolitical competition. Is China trying to change the world order, replacing US? तो उसमें America is trying to defend its status as the superpower of the world. लेकिन India has kept a very vague situation. इंडिया पूरी तरह कमिट नहीं किया है. और अगर गलवान का एपिसोड नहीं होता तो शायद इंडिया वुड नॉट हैव बीन एज हॉट अबाउट क्वाड एज इट इज. ओके. हालांकि क्वाड उससे पहले से तेजी ये जी, 2007 से बिल्कुल. डिस्कशन और यस. 2019 में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग गलवान से पहले शुरू हो गई थी. फिर यूएस इंडिया की 2x2 जो मीटिंग होती है हर साल इट इज आल्सो जी. अंडर द क्वाड. वो सब में जरा गर्मी इस वजह से आ गई कि ये जो इंडिया के बॉर्डर पे बार बार कर रहा है चाइना.
मतलब 62 के बाद इतनी एग्रेसिव बिहेवियर चाइना का ऑन द बॉर्डर कई सालों के बाद नजर आ रहा है ना. So but India is still not very committed. India wants to keep it broader. हम्म, ये इंडिया का इंटरेस्ट नहीं है कि अमेरिका को नंबर 1 रखे. इंडिया क्यों चाहेगा? इंडिया इज बिल्कुल. टॉकिंग अबाउट पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड, मल्टी पोलर वर्ल्ड. ये सारे हाँ. कोड वर्ड्स है टू अ वर्ल्ड विदाउट अमेरिकाज डोमिनेशन. जब कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड, उसका मतलब ये है वी डोंट वांट अमेरिका टू बी द सोल डोमिनेंट पोल इन द वर्ल्ड. तो अमेरिका इंडिया कह रहा है कि हमारे भी मसले हैं, उस पे भी बात करते हैं. हमारा बस. इधर एक प्रॉब्लम है, व्हाई आर यू इग्नोरिंग उसको? आप उसके F-16 को सर्विस कर रहे हैं, हमारे लिए तो प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है. हम्म, सो व्हेन इंडिया ब्रिंग्स अप द पाकिस्तान इश्यू, आई हैव अ फीलिंग के क्वाड की मीटिंग्स में थोड़ा डिफेंसिव हो जाता होगा अमेरिका. देन ब्लिंकन नाउ हैज टू एक्सप्लेन हिज बिहेवियर, राइट? अगर मीटिंग शुरू होते ही वी हैव टू आइसोलेट रशिया, ये वो, तो देन इंडिया बिकम्स ऑन द डिफेंसिव ना. फिर हमारी रशिया से पुरानी दोस्ती है, ये है, तुमने 71 में हमको हथियार नहीं दिए, रशिया ने दिए. इंडिया हैज टू गो बैक एंड डू ऑल दिस. But जी. India immediately shifts in saying, well, by the way, we have this important problem on our border, a nuclear power that is constantly threatening us, cross-border terrorism हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. जी. Then our America suddenly back foot पे आ जाता है, trying to explain what it. Then America, Australia, Japan तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस मसाइल को लेकर. So India, without saying it, just by bringing up these issues, also says कि भाई, if we are allies, then what are you doing to make me secure? लेकिन सर अगर ये वाली बात है तो फिर अगर हम हमारे सामने यूक्रेन की एग्जांपल आती है, इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल आती है, अगर वो उसको नहीं कर सका तो फिर मैं ये कहता हूं कि अगर मैं ये मतलब एज ए पाकिस्तान अगर इस तरह किसी ग्रुप का मेंबर है और वो एक्सपेक्ट करता है कि यार मुझे ये करेगा, जो अपने कंट्रीज को नहीं कर सके, तो वो पाकिस्तान को, इंडिया को या इस रीजन के किसी और कंट्री को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, दे हैव डिफेंडेड यूक्रेन ना. आप जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, लोगों का एस्टिमेट था कि 1 हफ्ते में रशिया खा जाएगा. बिल्कुल सर. रशिया 1 हफ्ते में इसलिए नहीं खा सका क्योंकि 2014 से अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है. ये नहीं कि 2021 से. 2014 से दे हैव बीन वर्किंग. आप अगर जाके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की वेबसाइट को थोड़ा सर्च करें, यू विल फाइंड कि जब कोई मुल्क नेटो का मेंबर बनता है, उसमें ऑक्सिलरी मेंबर्स बहुत सारे होते हैं. इन इट्स लाइक सेइंग आप हमारे कंट्री क्लब के मेंबर बनना चाह रहे हैं. ठीक है, मेंबरशिप बनने के काफी रिक्वायरमेंट्स होते हैं. जैसा कि यहाँ पे जो कंट्री क्लब्स हैं, उनको $50,000 आपको ऐसे दे देना पड़ता है एज एन एंट्री. तो मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनके टेनिस क्लब्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ. जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पैसे दे के टेनिस खेल ले सकता हूँ, राइट? अभी चाहे तो संडे जाके वहां स्विम कर ले सकता हूँ उनके. बिल्कुल ठीक. आई कैन डू ए फ्यू थिंग्स, राइट, विदाउट बीइंग अ फुल मेंबर. तो यूक्रेन भी वैसे ही नेटो के कई चीजों से बेनिफिट किया है ऑलरेडी फ्रॉम 2014 टिल नाउ. और सबसे ज्यादा बेनिफिट ये हुआ कि इट गॉट यूज्ड टू वेस्टर्न वेपन्स बाय 2020. ये 6 साल में जॉन मैकेन बहुत सपोर्ट करते थे. ही वांटेड टू गो टू वॉर विद रशिया ऑन द इश्यू ऑफ क्राइमिया. तो ऑलरेडी दे वर सपोर्टिंग. तो यूक्रेन जो सरवाइव हो गया है, जिस तरह से वो लड़ रहा है, इज पार्टली बिकॉज ऑफ द हेल्प कमिंग फ्रॉम 2014. और उसके बाद हथियार तो रोज मिल रहे हैं उसको, ह्यूमैनिटेरियन एड भी मिल रही है. अमेरिका से खुद ऑलरेडी 76 के करीब बिलियन डॉलर जा चुके हैं यूक्रेन को. हाँ बिल्कुल. हाँ, और टोटल 113 आउटले है, यानी जून जुलाई तक भी अमेरिका विल कंटिन्यू टू सपोर्ट विदाउट एनी एडिशनल रिक्वेस्ट फ्रॉम द कांग्रेस. सो यूक्रेन जो बचा हुआ है is purely because of the support that it is getting from Western powers. Okay. उस तरह का सपोर्ट नजर नहीं आती इंडिया को ऑन द इश्यू. इंडिया तो चाहेगा कि सख्त से सख्त सैंक्शंस लगे पाकिस्तान के ऊपर, FATF दोबारा लेकर आ जाए, और जब तक ये मतलब टोटल बॉर्डर पे साइलेंस होना चाहिए इंडिया के. दैट इज व्हाट इंडिया वांट्स सिक्योरिटी वाइज, एंड दैट इज नॉट हैपनिंग ना. अभी तो देखें आपके सारे टेररिस्ट खुलेआम बाहर फिर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो. बिल्कुल. और हमारे जो यूएस के एम्बेसडर है वो
पेशावर होते हैं, कभी लाहौर होते हैं, तो लगता ऐसा है मुझे कि शायद हालात उनके साथ हमारे बेहतर हो गए, जो इमरान खान साहब की हुकूमत में बहुत ख़राब हो गए थे। और वो बहुत सारी चीज़ें, शायद वो एक्टिविटीज़ जो 3-4 साल हमें नज़र नहीं आती थी, अब दोबारा नज़र आनी शुरू हुई है पूरे पाकिस्तान में। तो ख़ैर एनीवे, देखते हैं। इंडिया उनका आजकल बड़ा इम्पोर्टेंट पार्टनर है, और चाइना की वजह से भी, और वैसे भी बड़ी इकोनॉमी है। बट पाकिस्तान शायद किसी और वजह से उनके लिए इम्पोर्टेंस रखता हो, और बहुत सारे क्राइसिस से The गुजर रहा है leverage. जी। It could also be a leverage against India ना। देखिए इंडिया और पाकिस्तान यूएस की रिलेशनशिप एक जगह आके थम गई है, आगे नहीं बढ़ रही है, राइट। ओके। मतलब राइट, अगर आप राइट। लास्ट ईयर को ले लें और इस साल को ले लें, हैज देयर बीन एनी एलिवेशन इन द स्टेटस? यस, इस स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये सब बोलने की बातें हैं ना, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, ये हैं, वो हैं, बट मतलब जो भी चीजें हो रही है वो बहुत उल्टा हो रहा है। अमेरिका को फायदा हो गया, 1,000 हवाई जहाज खरीद रहा है इंडिया। बिल्कुल। 500 अमेरिका से, कई मिलियंस ऑफ अमेरिकन जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। सो बट इन टर्म्स ऑफ लीगल कमिटमेंट्स ट्रीटी वाइज ऐसी कोई नई चीज तो साइन नहीं हुई ना। देर आर ओके। मेनी अग्रीमेंट्स जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ इंडिया ने वगैरह साइन की है, बट देर इज, मतलब वो वही है जहां पहले थे, राइट। सो राइट। so but the US wants more commitment from India on security issues, especially Indo-Pacific में। और मैं इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी से आई एम नॉट वेरी हैप्पी, और आई थिंक इंडिया नीड्स टू रीथिंक। इंडिया will never be for the West what Israel is and what Ukraine is. राइट, राइट। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और बिल्कुल आई एग्री विद यू सर। And आपके India has टाइम के to लिए put that in mind. Yeah. बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया सर कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया।